आज हम सारणिक के अनुप्रयोग अर्थात सारणिक की सहायता से सरल रेखीय ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं तथा इनका व्यावसायिक गणित में किस प्रकार से उपयोग होता है, इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सारणिक का उपयोग, सारणिक का उपयोग, सारणी का उपयोग सबसे पहले उपयोग होगा सरल रेखीय ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल यूजेज ऑफ डिटरमाइनर्स इन एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स which is related to straight line like this त्रिभुज ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं और चतुर्भुज क्वाड्रेटिरियल। तो पहला हम इसका यूजेज ज्यामितीय की वे आकृतियां जो सरल रेखाओं द्वारा निर्मित है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने में करते हैं। तो देखिए जैसे त्रिभुज है तो ये त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये मेरे पास तीन रेखाएं हैं ए, बी और सी। तो एक त्रिभुज है जो तीन सरल रेखाओं से परिबद्ध आकृति होती है, उसका एरिया ज्ञात करते हैं। तो हम सारणी का उपयोग कर सकते हैं। ए ट्रायंगल हैड 3 vertex, 3 angles and 3 sides. Coordinate of vertex A x1 y1, coordinate of vertex B x2 y2 and coordinate of vertex 3 C x3 y3। इनके वर्टेक्स दिए गए हैं। तो हम सारणी का उपयोग करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू डिटरमाइन माइनस x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। ये एक आपकी सारणी है। इसको हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसारित करके इस सारणी का मान प्राप्त कर सकते हैं। जो मान इस सारणी का आएगा वही एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो यूनिट होती है वह स्क्वायर यूनिट होती है, वर्ग इकाई होती है। जब मेरे को इसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कक्षा 11 में हमने
द्विविमीय ज्यामिति, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन किया था। और उस अध्ययन के तहत हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाई वाई डैश है, एक्स ओ एक्स डैश है, तीनों ही अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए x1 y1 है, बी आपका x2 y2 और सी आपका x3 y3 है। यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन सबको यदि मैं आपस में मिला दूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया हमें सारणिक विधि से ज्ञात किया तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और इसे हम क्षेत्र कलन में जाकर के पढ़ेंगे कि समाकलन विधि से इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। वो जब हम क्षेत्रकलन का अध्ययन करेंगे तब आपको बताएंगे। और सेकेंडरी और अपर प्राइमरी स्टैंडर्ड तक हम त्रिभुज का जो एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, या बाय हीरोज फॉर्मूला, बाय हीरोज फॉर्मूला, हीरो के सूत्र द्वारा भी इसको ज्ञात करते हैं। जब इन भुजाओं के माप मुझे दिए गए हैं, यहाँ आधा हाइट मुझे पता होना चाहिए और आधा लेन हाइट मुझे पता है, तो निश्चित ही है कि राइट एंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा। ये क्या होगा? राइट ट्रायंगल होगा। और जब मुझे किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी गई है, ए बी और सी, इनका मान देगा ए बी और सी, तब हीरोज फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हीरोज फॉर्मूला। वेयर एस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ इसका त्रिभुज का परिमाप कहलाता है, हाफ परिमाप, ट्रायंगल का हाफ परिमाप। और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी बाय हीरोज फॉर्मूला। ये हमारा सेकेंडरी तक जब हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं उसके फॉर्मूले हैं। और हम 11th और 12th क्लास में, 11th क्लास में यदि मुझे 2b के अंतर्गत इसका एरिया फाइंड करना है तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 में y1 माइनस y2, यह आ जाएगा मेरे पास इसका फॉर्मूला, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू दी ज्योमेट्री, इनटू दी ज्योमेट्री के अंदर। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम सेकेंडरी या यूं कहें अपर प्राइमरी के स्तर तक 1/2 हाइट इंटू बेस एंड हीरोज फॉर्मूला, एंड हीरोज फॉर्मूला। और सेकेंडरी में हम 2D ज्योमेट्री के बेस पे फाइंड कर लेते हैं। 2D ज्योमेट्री का जो बेस होता है उसके अनुसार 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। और इन 12th स्टैंडर्ड बाय सारणी के द्वारा भी हम इसको, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, इसके आधार पर हमने एरिया फाइंड किया। अब यदि तीनों पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट रेखा पर स्थित है, सिचुएटेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। इस अवस्था में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होगा।
कब? जब तीन बिंदु किसी एक रेखा पर स्ट्रेट रूप से स्थित है, स्ट्रेट सरेखीय रेखा जिसको सरेखीय बिंदु होंगे। यदि तीनों बिंदु एक स्ट्रेट रेखा पर लाइज करते हैं तब हम कहेंगे ये सब बिंदु कोलिनियर है, सरेखीय है। और सरेखीय होने की शर्त क्या होती है? AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये सरेखीय होने की शर्त है। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर तीन पॉइंट लाइज करते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है, पहले और तीसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वह पहले दूसरे पॉइंट और दूसरे तीसरे पॉइंट की डिस्टेंस के सम के इक्वल होती है, और उसे हम कहते हैं कोलिनियर कंडीशन, सरेखीय शर्त। और इस अवस्था में AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा और एक ट्राइंगल का निर्माण नहीं होगा। We do not build a triangle, हम ट्राइंगल का निर्माण नहीं करते हैं। We cannot build a triangle, एक ट्राइंगल का निर्माण नहीं करते हैं। या यूं कहें we cannot construct a triangle, हम एक ट्राइंगल का निर्माण नहीं कर सकते, रचना नहीं कर सकते जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट रेखा पर सिचुएटेड हो या लाइज करते हैं। क्लियर है? उस पर ठहरते हैं तो इस अवस्था में इसका क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 होगा। और यदि इस सारणी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक रेखा पर लाइज करते हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं और हल्की सी भी उस रेखा में बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये रेखा खींची और रेखा खींचते ही मैंने A पॉइंट लिया और B पॉइंट लिया, थोड़ा सा मैंने इसको चल ऐसे कर दिया। दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यह एक सरल रेखा नहीं है, बिकॉज B एंड C, B टू C जो लाइन है, B टू C से जो लाइन है ये थोड़ा बेंड खा रही है और बेंड खाने के थोड़ा आपके पास एंगल बना रही है और ये एंगल बना रही है ट्रायंगल का आपके पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल हो जाएगा। इस कारण हम इसको सरेखीय या कोलिनियर नहीं कर सकते। क्लियर? तो साइन का जो यूजेज ऑफ डिटरमाइनर्स इन एरिया फाइंड करने में, किसका? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में या क्वाड्रेटिल का एरिया फाइंड करते हैं। अब क्वाड्रेटिल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? क्योंकि प्रत्येक क्वाड्रेटिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। We can divide in two parts each quadrilateral, प्रत्येक क्वाड्रेटिल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें ध्यान होना चाहिए। The quadrilateral are different types। तो देखिए ये क्वाड्रेटिल है अपने पास, जो ये चार रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रेटिल कहते हैं। ए क्वाड्रेटिल इज कॉल्ड विच कंस्ट्रक्ट बाय 4 स्ट्रेट लाइन एंड बाउंडेड। 4 स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हो और परिबद्ध हो, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड है। अब मान लीजिए मैंने इसके कोई डॉट इस डायग्राम को मिला दिया तो ये 1 और 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। वन ट्रायंगल इज ट्रायंगल ACD एंड सेकंड ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल ABC। इनका अगर हम सेपरेट एरिया फाइंड करके हम टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिल का। इस कारण हम सारणिक विधि से क्वाड्रेटिल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इसका यूज आ गया। और ये भी याद रखें कि प्रत्येक क्वाड्रेटिल का एरिया सदैव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एरिया नहीं होता है। यदि गलती से किसी भी क्वाड्रेटिल या ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव निकलता है तब भी हम उस एरिया को पॉजिटिव ही मानेंगे। लाइक -25 वर्ग इकाई, -25 स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। देन वी कैन से 25 स्क्वायर रूट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पॉजिटिव। ओके, तो देखिएगा हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी सारणी का उपयोग करते हैं। 4.3
जो एक्सरसाइज है ये आपका कंप्लीट इसी चीज पर आश्रित है। एक्सरसाइज 4.3 डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज फाइंड बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 टू शो a, b plus c, b, b c plus a, c, c a plus b is collinear, संरेखीय है। तीनों पॉइंट संरेखीय है। देखो इसका पॉइंट संरेखीय होने के लिए मेरे पास शर्त होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 put the value of a b c, a b plus c and 1, b c plus a and 1, c a plus b and 1, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब देखिएगा अपन इसका एरिया फाइंड करेंगे प्रसार विधि के द्वारा। इसके द्वारा प्रसार विधि के द्वारा 1/2 एक के सापेक्ष करेंगे तो c plus a 1 a plus b 1 माइनस b plus c के अकॉर्डिंग b plus c के अकॉर्डिंग करेंगे b1 और c1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग करेंगे b c plus a and c a plus b। क्लियर है, तो 1/2 c plus a माइनस a माइनस का b माइनस b प्लस c b माइनस c प्लस a b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a c। अब देखिएगा 1/2 ऐसे कैंसिल हो गया क्या, ये बच गया ए सी माइनस ए बी। इसको करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इसको करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिएगा नेक्स्ट 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखो ए सी प्लस का ए सी माइनस का माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का कैंसिल, तो क्या बचेगा 0 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि ए बी और सी क्या है आपके कोलिनियर है अर्थात संरेखीय है। तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया सारणी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, हमें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 4.3 है इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो, घबराए नहीं। अब एक और क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम क्वेश्चन संख्या 4, सारणी का प्रयोग करें। यूज द डिटरमिनेंट्स and find the equation of a straight line then point 1, 2 and 3, 6। हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए लाइन अर्थात रेखा का समीकरण फाइंड करना है यूज द डिटरमिनेंट्स अर्थात सारणी का उपयोग करते हुए। तो देखिए माना कि
A XY B 1 2 and C 3 6 एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक XY B 1 2 एंड C 3 6 ये 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। लेट पॉइंट A B एंड C कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। पॉइंट A B एंड C कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का निर्माण करते हैं। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यार ये ऐसे कर सकते हैं पर छोड़ो, एक ट्राइंगल निर्माण नहीं करते हैं। A B और C एक रेखा पर स्थित है। एक सरल रेखा पर स्थित है। ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पूरा गलत हो जाएगा। लेट पॉइंट A B एंड C स्टैंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। इस स्ट्रेट लाइन पे A B एंड C स्टैंड करते हैं, लाइज करते हैं। लेट पॉइंट A B एंड C लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर। तब बिंदु पॉइंट बिंदु A B और C संरेखीय होंगे। संरेखीय होंगे। देन पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या जाएगा मेरे पास? x y 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल टू 0। एक्सटेंड टू रेस्पेक्ट R1। एक्सटेंड टू रेस्पेक्ट R1। R1 के साथ इसका प्रसार करते हैं। तो x 2 1 6 1 क्लियर। माइनस का y 1 1 3 1 प्लस का 1 1 2 3 6 इक्वल टू 0। देन x 2 माइनस का 6 माइनस का y 1 माइनस का 3 प्लस का 1 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसलिए लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0। देन द माइनस का 2 कॉमन लिया 2x माइनस का y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 2x माइनस y इक्वल टू 0। तो आपके पास रेखा का समीकरण क्या गया? 2x माइनस y इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि 3 पॉइंट है जो एक रेखा पर स्थित है। देखिए विद्यार्थी, जब कोई 3 बिंदु एक रेखा पर ही स्थित होते हैं तो वह तीनों बिंदु संरेखीय होते हैं। एक 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। संरेखीय है। एंड वी कैन से कोलिनियर कंडीशन। तब हम इसको संरेखीय की शर्त कह सकते हैं। In this situation, the area of triangle is equal to 0. In other words, these 3 points cannot construct a triangle because these points lie on a स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते
क्योंकि तीनों ही बिंदु एक रेखा पर स्थित है। क्लियर है बात? अब देखिएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है मेरे पास, ऐसे ही आपको किसी ट्रायंगल का एरिया दे सकते हैं, दे करके हम इसके किसी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 4.3 को कंप्लीट हल कर सकते हैं। नाउ all of you can complete solve of exercise 4.3 by the use of determinants in triangle, area of triangle and collinear addition. Okay, now we shall study minor and cofactor. उपसारणिक, और सहखंड, minor and cofactor okay. Again, dear students, we will briefly study of minor and cofactor. Now we have studied previous exercise 4.1 about determinants. तो देखिए विद्यार्थी, हम उपसारणिक और सहखंड का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने 4.1 में सारणिक के संदर्भ में अध्ययन किया था। वी हैड स्टडीड अबाउट डिटरमाइनर्स इन प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1। देखिए उपसारणिक क्या है, व्हाट इज ए माइनर एंड कोफैक्टर, और सहखंड क्या होते हैं। लेट ए इज ए डिटरमाइनर्स, माना कि ए एक सारणिक है। लेट ए इक्वल्स टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इज ए डिटरमाइनर्स, माना कि ए एक सारणिक है जिसका ऑर्डर 3×3 है, जिसका ऑर्डर क्या 3×3। टोटल एलिमेंट 9 है। इस सारणी में टोटल एलिमेंट कितने 9 है। इस कारण हम 9 उपसारणिक और 9 ही सहखंड बना सकते हैं। 9 कितने बना सकते हैं 9 माइनर एंड 9 कोफैक्टर बना सकते हैं। This determinants has 9 elements. Therefore, we can make 9 minors and 9 cofactors. Okay? Earlierly, we want to make minor, हम जल्दी ही उपसारणिक बनाना सीखते हैं। Earlier
we learn to make a minor by a determinants. Okay, now A1 के सापेक्ष उपसारणी A1 के सापेक्ष माइनस क्या है मेरे पास? उपसारणी है B2 C2 B3 C3। A2 के सापेक्ष उपसारणी है B1 के सापेक्ष उपसारणी है मेरे पास A2 C2 A3 C3। C1 के रेस्पेक्ट में मेरे पास उपसारणी है A2 B2 A3 B3। इसी प्रकार से A2 के सापेक्ष उपसारणी A2 के सापेक्ष उपसारणी क्या होगी? A2 यहाँ सेकंड रो में, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हट जाएंगे B1 C1 B3 C3। B2 के सापेक्ष उपसारणी B2 लाइन इन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो A1 C1 A3 C3। C2 लाइन इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम A1 B1 A3 B3। इसी प्रकार से A3 B3 और C3 का फाइंड कर सकते हैं। देन A3 का A3 के लिए A3 है B1 C1 B2 C2। B3 का B3 इक्वल्स टू B3 A1 C1 A1 C1 A2 C2 A2 and C2 and C3 का A1 B1 A1 B1 A2 B2। ओके, तो देखिए मेरे पास 9 एलिमेंट है, तो 9 की मेरे पास क्या आ गया? माइनर आ गया। 9 मेरे पास क्या है? माइनर। तो जितने एलिमेंट इस सारणी में उतने मेरे पास माइनर होंगे, उतने मेरे पास सेकंड होंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे A1 का माइनर निकालना है, A1 के सापेक्ष A1 का माइनर नहीं निकालना, रेस्पेक्ट टू A1 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू A1 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू B1 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू C1 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू A2 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू B2 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू C2 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू A3 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू B3 माइनर ऑफ रेस्पेक्ट टू C3। ठीक है, इस प्रकार से माइनर हमने फाइंड किया। अब इस जो मेरे पास माइनर है इनकी वैल्यू भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, जो कि मैंने 4.1 में सीखा था कि 2x2 ऑर्डर का मेरे पास मैं सारणी 2x2 ऑर्डर का क्या ऑर्डर मेरे पास सारणी, जो भी सारणी कार्य है वो सब के सब 2x2 ऑर्डर की है। तो हम जानते हैं कि इसकी अगर वैल्यू फाइंड करना है तो इक्वल टू B2 C3 माइनस B3 C2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो A2 C3 माइनस A3 C2 एंड लाइक अदर्स। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गई? माइनर आ गई। अब देखिए यही मेरे पास O फैक्टर है, यही मेरे पास क्या है? O फैक्टर है। देखो एक सारणी में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही मेरे पास माइनर और उतने ही मेरे पास O फैक्टर होते हैं, सेकंड होते हैं। अब सेकंड और उपसारणी में क्या अंतर होता है? देखिए सेकंड भी किसी एलिमेंट के सापेक्ष निकलता है, तो उपसारणी भी किसी एलिमेंट के सापेक्ष निकलता है। वी फाइंड माइनर एंड कोएफिशिएंट कोफैक्टर, वी फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर इज रेस्पेक्ट टू एनी एलिमेंट which
स्टैंड इन एनी कॉलम एंड रो, जो किसी भी पंक्ति या कॉलम में स्थित है उस अवयव के सापेक्ष निकाल सकते हैं। लेकिन उपसारणिक और सेकंड में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर। उपसारणिक और सेकंड में केवल साइन का अंतर, चिन्ह का अंतर होता है। और किसी भी सारणी का जब हम प्रसार करते हैं किसी भी अवयव के सापेक्ष जो किसी भी पंक्ति स्तंभ में स्थित होता है, तो उसके चिन्ह का निर्धारण -1 की पावर i प्लस से करते हैं। तो देखिएगा, जैसे A1 में प्लस का चिन्ह आएगा, तो A1 है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो ये प्लस का चिन्ह है। B1 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो माइनस का आएगा। अब इनके आगे प्लस और माइनस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अर्थात प्रत्येक उपसारणी के सापेक्ष चिन्ह लगा दें कि वह जो अवयव है, जैसे मान लीजिए मेरे पास C3 अवयव है, यह C3 अवयव मेरे पास कहाँ बैठा हुआ? तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में चिन्ह कौन सा आएगा? -1 की पावर 3 प्लस 3, तो -1 की पावर 6 = 1, अर्थात मेरे पास प्लस का चिन्ह आएगा। तो प्लस का चिन्ह लगा के ये मेरे पास हो जाएगा उपसारण। ऐसे ये माइनस का चिन्ह लगा के ये हो जाएगा मेरे पास उपसारण। ये प्लस का चिन्ह लगा के हो जाएगा उपसारण। ये माइनस का चिन्ह लगा के मेरे पास हो जाएगा उपसारण प्लस उपसारण, सॉरी सेकंड माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से मैंने चिन्ह लगा दिया। तो इनके पूर्व उपसारण के पहले यदि हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो मेरे पास सेकंड बनते हैं। इसका हमारे को ध्यान रखना कि सेकंड कैसे बनते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, उपसारणिक और सेकंड में क्या विशेष अंतर है? उपसारणिक और सेकंड में यही विशेष अंतर है कि उपसारणिक में चिन्ह का निर्धारण नहीं होता है, जबकि सेकंड में संगत अवयव के सापेक्ष सारणी का प्रसार करते हैं या उपसारणी ज्ञात करते हैं, उसका चिन्ह भी इसमें आ जाता है। क्लियर हो गई बात? और जो मेरे पास सेकंड बने हैं उसकी सहायता से मैं किसी भी सारणी का मान ज्ञात कर सकता हूँ। किसकी सहायता से? सेकंड की सहायता से मैं सारणी का मान ज्ञात कर सकता हूँ। उपसारणी की सहायता से मैं किसी भी सारणी का मान ज्ञात नहीं कर सकता। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी डिटरमिनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक कोफैक्टर जिस रो और जिस कॉलम में कोफैक्टर हमने निकाले, जिस कॉलम या जिस रो के सापेक्ष हमने कोफैक्टर निकाले, उनके संगत अवयव से कोस्पेंडस एलिमेंट से आप उन कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका उस सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने ये भी आज ज्ञात कर लिया कि उपसारणिक और सेकंड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है? और 2x2 ऑर्डर का जो भी सारणिक होता है उसका भी हम कोफैक्टर और माइनर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके संदर्भ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लीजिए लेट ये मेरे पास 1 माइनस का 2 4 और 3 है। एक सारणी ये मेरे पास क्या है? एक सारणी की सारणी ए है, सारणी ए है। तो इसका एक के सापेक्ष उपसारणी क्या बनेगा? एक के सापेक्ष 3 उपसारणी, एक के सापेक्ष 3 उपसारणी, -2 के सापेक्ष 4 के सापेक्ष माइनस का 2 और 3 के सापेक्ष 1, इनके सापेक्ष क्या होगा? 1। अब इन पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा लीजिए आप। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो प्लस का, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो माइनस का, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है तो माइनस का, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो प्लस का। ये लगा के मेरे पास उपसारणी हो जाएगा। ये पहले तो मेरे पास क्या है?
ये तो उपसारणिक है, ये आपके पास उपसारणिक अर्थात माइनस। अब सेकंड बनाने +3 -4 ने दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस आएगा और दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो भी माइनस आएगा और ये प्लस। ओके, और इनको हम अकेले भी लिख सकते हैं, अकेले भी अपन इनको लिख सकते हैं। तो देखिए उपसारणिक 3 हो गया, ठीक है, ये उपसारणिक 3 हो गया। इसके बाद मान लीजिए -2 के साथ 4 चिन्ह लगेगा, यहाँ -2 पे 4 के साथ माइनस का ओके और 3 के साथ प्लस का ओके ओके ओके, ठीक है। और इसका सेकंड याद करना 3 माइनस का 4 और प्लस का 2 और 1। ओके, ये प्लस का 2 कैसे आया कि जैसे मान लीजिए इसके साथ 4 के साथ सही है तो ये दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो माइनस पहले से का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस। ओके, तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 4 माइनस का 2 1 3 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 2 और 1। क्लियर है? इस तरह 2 × 2 का जो मेरे पास डिटरमाइनर्स है उसके आधार पर मैंने उपसारणिक व सेकंड ज्ञात कर दिया है। ओके, देखिएगा। थैंक यू। एक नज़र में सारणिक का उपयोग और उपसारणिक तथा सेकंड के संदर्भ में जानकारी अर्जित करें। सारणिक की सहायता से किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सारणिक विधि का उपयोग करते हैं। यदि कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तब ये तीनों बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाते हैं तथा संरेखीय होने की शर्त को पूरी करते हैं। किसी भी रेखा पर स्थित तीनों बिंदु संरेखीय होने की शर्त होती है AB + BC = AC, जहाँ बिंदु B रेखा के बीच में स्थित है तथा ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर नहीं हो तब निश्चित रूप से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और जब त्रिभुज का निर्माण करते हैं तब AB + BC = AC होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 8वीं कक्षा तक 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या हेरोस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं। वहीं कक्षा 11 कक्षा 12 में हम सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं तथा कक्षा 9वीं और 10वीं में हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल द्विविमीय ज्यामिति के आधार पर ज्ञात करते हैं। क्लियर? और प्रत्येक सारणिक के अपने उपसारणिक व सेकंड रखती है। जिस सारणिक में जितने अवयव होते हैं उतने ही उपसारणिक व सेकंड होते हैं। उपसारणिक व सेकंड में मेजर डिफरेंस है कि उपसारणिक में संगत अवयव का गुना नहीं होता है, उसी प्रकार से सेकंड में भी संगत अवयव का गुना नहीं होता है। लेकिन उपसारणिक में जहाँ संगत अवयव जिस पंक्ति या स्तंभ में बैठा रहता है उसके जहाँ जो चिन्ह आएगा वह उपसारणिक बन जाता है, जबकि सेकंड में उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी उपसारणिक की सहायता से हम किसी सारणी का मान ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि सेकंड की सहायता से हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।